हेलो, नमस्कार साथियों। मैं ललतेश यादव स्मार्ट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए साथियों, इससे पहले हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज एक नया चैप्टर है जिसका नाम है क्लास 10th के मैथ का एक नया चैप्टर है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। ठीक है साथियों, तो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं पहले। जब इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से हम समझ लेंगे फिर इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है साथियों, तो आज इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। देखिए साथियों, इसमें लिखा हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। पहले हमको समझना है कि दो चर क्या होता है। साथियों, दो चर, मान लीजिए साथियों, दो चर का मतलब होता है कि ऐसी एक समीकरण बनानी है जिसमें क्या हो, दो चर। तो चर किसे कहते हैं, पहले बात तो ये समझते हैं कि चर होता क्या है और अचर क्या होता है। साथियों, चर का मतलब होता है, जैसे मैंने डाल दिया चर। चर का मतलब होता है जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, यानी इत्यादि। मतलब जितने भी वेरिएबल हैं उन्हें सब क्या बोलते हैं, चर। ठीक है साथियों, और बाकी अचर किसे बोलते हैं, अचर समझते हैं। अचर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक है, दो है, तीन है, चार है, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारी जो भी गिनती है वो सारी क्या कहलाएंगी, हम अचर है। ठीक है साथियों, तो चर और अचर को आप समझ चुके हैं। अब इसे चर क्यों बोलते हैं और इसको अचर क्यों बोलते हैं, ये समझना जरूरी है साथियों। देखिए साथियों, इसको चर इसलिए बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में आपको x मानना पड़ता है या x मानते हैं, तो आप x की जगह अगर आप y मानना चाहें तो y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, a b c d कुछ भी मान सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है साथियों, क्योंकि अगर आपने x की जगह y मान लिया या y की जगह आपका मन करा z मान लिया, a b c d कुछ भी मान लो, और इससे आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चर। ठीक है साथियों, और अचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि साथियों इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे एक है तो एक की जगह आप दो लिख दो, या दो की जगह तीन लिख दो, या तीन की जगह चार लिख दो, नहीं लिख सकते। क्योंकि साथियों अगर आपने दो की जगह तीन लिख दोगे या तीन की जगह दो लिख दोगे तो इससे क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, चर, और इसलिए इनको बोलते हैं अचर। ठीक है साथियों, तो आप समझ गए होंगे चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। अब बात समझते हैं इसकी, मतलब ऐसी समीकरण बनानी है आपको जिसमें क्या हो, दो चर, उसी को क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। ठीक है, समझते हैं। देखिए साथियों, पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। मतलब दो चर, ऐसे चर आने चाहिए, मान लीजिए दो चर, कोई x आ गया और दूसरा y। ठीक है साथियों, एक चर x है और एक y है, दो चर वाले। अब रैखिक का मतलब क्या होता है, रैखिक का मतलब होता है जो समीकरण में जो दो चर आए हैं उनकी अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए, एक। कितनी होनी चाहिए, एक। इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, रैखिक। क्या बोलते हैं, रैखिक। ठीक है साथियों, और समीकरण का मतलब होता है कि जो आपने दो चर वाले रैखिक बहुपद बनाए हैं, अगर उनके बराबर मैं समीकरण के मतलब उनके बराबर अगर मैं जीरो रख दूंगा, क्या लिख दूंगा, बराबर जीरो, तो वो किस में बदल जाएगा, समीकरण में। ठीक है साथियों, मतलब जो आपने दो चर वाला रैखिक बहुपद बनाया है, अगर उसके बराबर मैं जीरो रख दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है साथियों, अब बात आती है युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है साथियों, युग्म का मतलब होता है जोड़ी। क्या होता है, जोड़ी। मान लीजिए जैसे कोई एक समीकरण लिखी और उसी ही टाइप की एक दूसरी समीकरण लिख दो तो वो क्या बन जाती है, समीकरणों का युग्म। ठीक है साथियों, तो इसीलिए क्या है, इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है साथियों, अब इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है साथियों, मान लीजिए मैंने एक समीकरण लिखी। देखिए साथियों, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक समीकरण लिखी, 3x प्लस 5y प्लस 8 बराबर 0।
तो सर देखिए जी, ये क्या बन गया, देखो एक तो यहां पर एक पद ये है 3x, दूसरा है 5y प्लस 8 बराबर 0। इसमें क्या है देखिए, ये दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म है, वो रैखिक समीकरण है। कैसे देखिए, इस जो समीकरण है उसमें कितने हैं, दो चर हैं, एक x चर है, एक y है चर, ठीक है, इसलिए क्या हो गया, दो चर। और रैखिक का मतलब जो चर हैं उनकी अधिकतम पावर कितनी है, एक, कितनी है, एक, ठीक है साथियों, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, दो चर वाली रैखिक। और समीकरण का मतलब होता है कि मैंने जो रैखिक बहुपद है उसके बराबर क्या लिख दिया, 0, तो ये क्या बन गया, दो चर वाली रैखिक समीकरण। अब युग्म की बात आती है, तो युग्म का मतलब है जिस तरीके से मैंने एक समीकरण लिखी है, और अगर उसी टाइप की मैं अगर दूसरी समीकरण लिख दूं, मान लीजिए मैंने लिखा 6y, वो 6x माइनस 10y प्लस 16 और बराबर 0, ठीक है साथियों, तो ये क्या बन गया, ये बन गया युग्म। क्या बन गया, युग्म। क्यों, क्योंकि साथियों देखिए, दो चर वाली रैखिक समीकरण ये है और दो चर वाली रैखिक समीकरण ये है, और दोनों ही समीकरणों का ये क्या बन गया, युग्म, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है साथियों, अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। दो चर का मतलब ऐसी रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हो, और रैखिक का मतलब उनकी जो चर है उनकी अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए, एक, और समीकरण का मतलब जो रैखिक बहुपद है उसके बराबर क्या होना चाहिए, 0, और युग्म का मतलब जो एक समीकरण बनी है उसी की टाइप की अगर दूसरी समीकरण होती है तो उनका क्या बन जाता है, युग्म। तो ये क्या बन गया, दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है साथियों, अब हम इसका मानक फॉर्मूला समझते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका मानक फॉर्मूला क्या है उसको समझते हैं। पहले इसका मानक फॉर्मूला समझते हैं, पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए साथियों, इसका मानक फॉर्मूला होता है, मानक रूप, उसको समझते हैं। मानक रूप क्या होता है, मैंने लिखा मानक रूप, मानक रूप, मानक रूप में क्या आएगा, ये लिख दिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है साथियों, तो ये क्या लिख दिया मैंने, एक रैखिक समीकरण लिख दिया। अब इसी की तरह एक रैखिक समीकरण और लिखूंगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है साथियों, तो ये हमने दो समीकरण लिख दी और इनका क्या बन गया, युग्म। क्या बन गया, युग्म। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा, सर एक बात बताइए, जैसे ऊपर वाली समीकरण है वैसी ही नीचे वाली समीकरण है, पर इनमें हमको दो लिखने की कहा जरूरत है, इनमें कुछ अंतर तो दिखाया ही नहीं है आपने। तो साथियों, इनको अंतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाली समीकरण को हम क्या करते हैं, इसको जो x का जो गुणांक है उसको a1 लिख देंगे, इसको b1, इसको c1, और इसको a2, इसको b2 और इसको c2। ठीक है साथियों, तो हमने क्या कर दिया, मानक रूप में इनको लिखा, इसको लिख दिया ax प्लस b1 y प्लस c1, इसी तरीके से a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, और ये क्या बन गया, इसका युग्म। ठीक है साथियों, अब आपने ये चीज समझ ली है। अब साथियों, हमको एक चीज और समझना है कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं, उनको सॉल्व करने के लिए कितने तरीके होते हैं। ठीक है साथियों, तो देखिए साथियों, इनको सॉल्व करने के लिए हमारे चार फॉर्मूले होते हैं, चार तरीके होते हैं। पहली बात तो मान लीजिए इसको ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे, ग्राफीय विधि के बाद में इसको बीजगणितीय विधि में इसकी तीन विधि आती हैं, जैसे प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है और बीजगुणनखंड विधि है। ठीक है साथियों, तो मतलब दो चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म होंगे उनको सॉल्व करने के लिए क्या आती हैं, चार कंडीशन। ठीक है, तो चार कैसे होती हैं, पहला मतलब चार तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, कौन कौन से,
नंबर एक में आता है ग्राफीय विधि, और ग्राफीय विधि से हट करके फिर होता है बीजगणितीय विधि। और बीजगणितीय विधि को तीन तरीके से, बीजगणितीय विधि में जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो तरीके होते हैं वो होते हैं तीन। कौन कौन से? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बृहज्गुणनखंड विधि। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में हम क्या समझते हैं? आज की क्लास में हम इसको ग्राफीय विधि से समझते हैं कि ग्राफीय विधि से कैसे इनके आंसर को किया जाता है। ठीक है साथियों, तो देखिए मैंने इसका मानक रूप लिख दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और यहां पर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है साथियों, अब इस मानक फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हमें इसकी तीन कंडीशन प्राप्त होती हैं। कितनी कंडीशन प्राप्त होती है? तीन। एक एक करके उन कंडीशनों को समझते हैं। मान लीजिए साथियों, इसकी तीन कंडीशन कौन कौन से प्राप्त होती हैं? पहली कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। ठीक है साथियों, अब इसमें क्या होता है कि a1 अपॉन a2 का अनुपात b1 अपॉन b2 के अनुपात के बराबर नहीं हो, यानी नॉट इक्वल टू, तो ये क्या बनता है? ये बनता है प्रतिच्छेदी। क्या बनता है? प्रतिच्छेदी। ठीक है साथियों, तो ये क्या बनता है? प्रतिच्छेदी। तो हम लिख सकते हैं ये बनता है प्रतिच्छेदी, और इसको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी, या इसके बोलेंगे, या आपसे पूछे कि इसके कितने हल होंगे, तो इसका हल होगा अद्वितीय हल, मतलब एक हल। ठीक है साथियों, कितना हल होगा? अद्वितीय हल, मतलब एक हल। और इससे अलग हटके पूछ ले कि प्रतिच्छेदी, या प्रतिच्छेदी नहीं पूछ के अद्वितीय हल पूछे, मतलब कितने हल होंगे, तो आप बता सकते हैं कि क्या हल होंगे? अद्वितीय। और आपसे अगर पूछे कि ये अद्वितीय हल होगा, या इससे हटके पूछे कि बताइए संगत होगा या संगत होगा, तो ये क्या होगा? संगत। क्या होगा साथियों? संगत। ठीक है साथियों, तो इससे जो दो मानक रूप हैं, मानक रूप से बनने वाली जो पहली कंडीशन है वो होगी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि a1 अपॉन a2 का अनुपात b1 अपॉन b2 के अनुपात के अगर बराबर नहीं होता है तो ये बनता है प्रतिच्छेदी, या अद्वितीय हल। सॉरी, इसको लिख सकते हैं अद्वितीय हल या फिर संगत। इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है साथियों, अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ किस तरीके से बनता है? तो साथियों, मैं अगर इसके ग्राफ की बात करता हूं तो हम ग्राफ को समझते हैं। इसका प्रतिच्छेदी का जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसे बनता है? ठीक है साथियों, पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर इसके ग्राफ को समझते हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों प्रतिच्छेदी का जो ग्राफ बनता है उसको समझते हैं। प्रतिच्छेदी का जो ग्राफ बनता है, प्रतिच्छेदी का ग्राफ, प्रतिच्छेदी ग्राफ, प्रतिच्छेदी का ग्राफ देखिए साथियों, जब दो समीकरण हैं, यानी दो समीकरण हैं, तो दो सरल रेखाओं से बनने वाला ग्राफ, पहला ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी। ठीक है, उसको समझते हैं। तो देखिए प्रतिच्छेदी, मान लीजिए हमने इस तरीके से, मान लीजिए दो रेखा हैं, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है। इस तरीके से दो रेखाएं हैं जो एक बिंदु पर क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेदित। क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेदित। कौन से बिंदु पर? इस बिंदु पर। आप इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो ये किसका ग्राफ बन रहा है? प्रतिच्छेदी का। किसका? प्रतिच्छेदी का। अब ये ग्राफ बन गया, ये प्रतिच्छेदी का बन गया। अब ये प्रतिच्छेदी है, तो इसका मतलब है कि एक रेखा दूसरी रेखा को कितनी जगह काटती है? तो एक जगह। जब एक जगह काट रही है तो जो प्रतिच्छेदी है उसका कितने हल होंगे? एक हल। ठीक है साथियों, और जिसके हल निकलेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? संगत। इसलिए मैंने बताया था कि इसकी जो कंडीशन बनी थी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, नॉट इक्वल टू मतलब b1 अपॉन b2, ये किसको दर्शा रहा है? प्रतिच्छेदी को। ठीक है साथियों, और प्रतिच्छेदी को दर्शा रहा है, और प्रतिच्छेदी का ग्राफ हमने देख लिया कि प्रतिच्छेदी का जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है।
यानी एक दूसरे को ये रेखाएं वो कितनी जगह काटती है, एक जगह, और एक जगह काट रही है तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। और इसका जो हल पूछा तो हल कितना होता है, एक हल, मतलब अद्वितीय हल, और अद्वितीय हल होगा तो ये क्या कहलाएगा, संगत। ठीक है साथियों, अब इन मानक रूप को ध्यान में रखते हुए, मानक फॉर्मूला है इनको ध्यान में रखते हुए हमारी जो दूसरी कंडीशन बनेगी उसको समझते हैं। ठीक है साथियों, तो हमारी जो दूसरी कंडीशन है उसको समझते हैं। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, मान लीजिए साथियों दूसरी कंडीशन हमारी बनती है कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ठीक है साथियों, यानी A1 अपॉन A2 का अनुपात B1 अपॉन B2 के अनुपात बराबर C1 अपॉन C2 के अनुपात के अगर बराबर हो तो ये किस तरीके की कंडीशन बन रही है, ये बन रहा है संपाती। क्या बन रहा है, संपाती, संपाती। और जब संपाती होगा, हम इसके ग्राफ को भी समझेंगे, तो ये संपाती होगा, तो संपाती होगा तो इसके कितने हल होंगे, इसके हल होंगे अनेक हल। क्या लिख सकते हैं, हल में अनेक हल। और ये संगत होगा या असंगत होगा, तो ये क्या होगा, संगत। क्या होगा, संगत। ठीक है साथियों, यानी इन मानक रूपों को ध्यान में रखते हुए हमारी जो दूसरी कंडीशन बनी है वो बनी है A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। और ये जो कंडीशन बनी है इसमें A1 अपॉन A2 का अनुपात B1 अपॉन B2 के अनुपात बराबर C1 अपॉन C2 के अनुपात के बराबर है, मतलब तीनों ही अनुपात कैसे हैं, समान हैं। तो ये क्या बन रहा है, इस प्रकार की कंडीशन को क्या कहते हैं, संपाती, या इनके अनेक हल होंगे या संगत। ठीक है साथियों, और अगर इसके ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ को समझते हैं। संपाती का जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ किस तरीके से बनता है, संपाती का ग्राफ। ठीक है साथियों, तो संपाती का ग्राफ, तो साथियों ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। मान लीजिए कोई एक रेखा ऐसे है और दूसरी रेखा इसी के ऊपर है, मान लीजिए इस तरीके से ओवरलैप कर रही है। तो जो मान लीजिए एक रेखा है और उसी के ऊपर एक दूसरी रेखा है, तो ये जो चित्र बन रहा है, ये ग्राफ बन रहा है, वो किसका बन रहा है, संपाती का। किसका, संपाती का। ठीक है साथियों, ये चित्र बन रहा है वो किसका बन रहा है, संपाती का। और जब संपाती का बन रहा है तो ये इस एक रेखा को दूसरी रेखा कितनी जगह प्रतिच्छेदित करती है, अनेक जगह। जब क्योंकि इसके ऊपर इस तरीके से ओवरलैप कर रही है तो जगह जगह प्रतिच्छेदित कर रही है, और जब जगह जगह प्रतिच्छेदित कर रही है तो इसके कितने हल होंगे, इसका मतलब इसके अनेक हल होंगे। और जब अनेक हल होंगे तो इसको क्या बोलेंगे, संगत या असंगत, तो इसको बोलते हैं संगत। ठीक है साथियों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि संपाती का जो ग्राफ है वो किस तरीके से बनता है, इस तरीके से। और इसके कितनी जगह प्रतिच्छेद करती है, तो मतलब जो अनेक जगह प्रतिच्छेद कर रही है, और अनेक जगह प्रतिच्छेदित कर रही है तो उसके कितने हल हैं, अनेक हल। ठीक है साथियों, और अनेक हल है तो इसको क्या बोलेंगे, संगत। ठीक है साथियों, अब इसके बाद में इन मानक रूपों को ध्यान में रखते हम तीसरी कंडीशन देखते हैं। तो तीसरी कंडीशन क्या बनती है साथियों, पहले इसको रफ कर देता हूं। जो तीसरी कंडीशन बनती है उसको समझते हैं। ठीक है साथियों, तो तीसरी कंडीशन जो बन रही है वो बनती है, मान लीजिए A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। यानी साथियों A1 अपॉन A2 का अनुपात B1 अपॉन B2 के अनुपात के बराबर हो और C1 अपॉन C2 के अनुपात के बराबर ना हो, नॉट इज इक्वल टू। तो ये वाली कंडीशन जो बनी वो क्या दर्शाती है, वो दर्शाती है कि रेखाएं कैसी हैं, समांतर है। कैसी है, समांतर। यानी ये जो कंडीशन है वो बता रही है वो क्या है, समांतर।
तो यहां लिख सकते हैं कि रेखाएं कैसे होंगी, इस तरीके से A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से हमें पता चल रहा है ये कैसा होगा, समांतर। समांतर, और समांतर होगा तो ये कितनी जगह प्रतिच्छेदित करेगा, एक भी जगह प्रतिच्छेदित नहीं करेगा। हम इसके ग्राफ को देखेंगे, और जब प्रतिच्छेदित नहीं करेगा तो इसके कितने हल होंगे, कोई हल नहीं। तो हम लिख सकते हैं समांतर होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं होगा तो इसको क्या बोल सकते हैं, और असंगत होगा। क्या होगा, असंगत। ठीक है साथियों, और इसका मतलब है कि ये समांतर को दर्शा रहा है, और इसका कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, और क्या होगा, ये असंगत। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ को समझते हैं, समांतर का ग्राफ, समांतर का ग्राफ। तो साथियों इसका ग्राफ देखते हैं, समांतर का ग्राफ। तो जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है, मान लीजिए दो रेखाएं हैं इस तरीके से, इस तरीके से दो रेखाएं हैं। अब ये मान लीजिए ये जो दो रेखाएं हैं वो क्या है, मतलब समान अंतर से हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यहां पर कुछ अलग अंतर हो, यहां पर कुछ अलग अंतर हो, यहां कुछ अलग अंतर हो, नहीं। मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच का जो अंतर है वो कैसा है, समान। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समांतर रेखाओं का ग्राफ। ठीक है साथियों, और अब आपसे पूछा जाए जो समांतर रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कितनी जगह प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो आपको पता है वो एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेदित नहीं करती। जब कहीं पर प्रतिच्छेदित नहीं कर रही तो इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं होगा तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, असंगत। तो साथियों मैंने ये बताया था कि इससे बनने वाली मानक फॉर्मूले थे, मानक रूप था, इनसे बनने वाली तीन कंडीशन होती है, और तीनों कंडीशनों को हमने एक भली भांति समझ लिया है। मैंने पहले बताया था कि A1/A2 का अनुपात अगर B1/B2 के अनुपात के बराबर नहीं होता है तो वो दर्शाता है प्रतिच्छेदी को, और प्रतिच्छेदी को दर्शाता है, उसका मैंने ग्राफ भी बताया था कि वो प्रतिच्छेदी होता है, वो रेखाएं आपस में कितनी जगह प्रतिच्छेदित करती हैं, एक जगह, और एक जगह प्रतिच्छेदित करती है तो उसका क्या हल होगा, एक हल होगा। मैंने बताया था, उसका लिखवाया था अद्वितीय हल, और जब एक अद्वितीय हल होगा तो उसके अद्वितीय हल होगा तो वो संगत होगा या असंगत, तो वो होता है संगत। ठीक है साथियों, उसके बाद में हमने संपाति का समझा था। संपाति में क्या था, इसी तरीके से कंडीशन बन रही थी, और उसमें क्या था कि A1/A2 का अनुपात B1/B2 के अनुपात बराबर C1/C2 के अनुपात के इक्वल था, मतलब बराबर था। तो वो क्या बन रहा था, उस प्रकार की कंडीशन क्या बन रही थी, संपाति का। और संपाति बन रही थी तो संपाति को हमने बताया था डायग्राम के हिसाब से, मतलब ग्राफ के माध्यम से समझाया था कि एक रेखा दूसरी रेखा की क्या कर रही है, ओवरलैप है, और ओवरलैप कर रही है तो वो दूसरी रेखा एक रेखा को कितनी जगह प्रतिच्छेदित करती है, अनेक जगह, और अनेक जगह प्रतिच्छेदित करती है तो उसके कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। ठीक है साथियों, और जब अनेक हल होते हैं तो वो क्या होता है, संगत या असंगत, तो हमने बताया था वो होता है संगत। इसी के बाद में इसको तीसरी वाली फॉर्मेट को समझाया कि A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 में ये चीज A1/A2 का अनुपात B1/B2 के अनुपात के तो बराबर हो, लेकिन अगर C1/C2 के अनुपात के बराबर ना हो तो इसको क्या, इस तरीके की जो फॉर्मेट है या जो कंडीशन है वो क्या बताती है कि जो रेखाएं हैं वो कैसी हैं, समांतर हैं। और समांतर का हमने ग्राफ बनाया इस तरीके से हैं, मतलब जो रेखाएं हैं वो समान अंतर से हैं, और समान अंतर से तो वो कितनी जगह प्रतिच्छेद करती हैं, कोई जगह प्रतिच्छेदित नहीं करती, और कोई जगह प्रतिच्छेदित नहीं करती तो उसके कितने हल होते हैं, कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं होते तो उसको बोलते हैं असंगत। ठीक है साथियों, तो हमने इस चीज को आज दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को भली भांति समझ लिया होगा साथियों, और मुझे आशा है, मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है साथियों, और बाकी इसके जो क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में एक एक करके इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हर वर्ष एग्जाम में आते हैं उनको हम एक एक करके उनको क्वेश्चनों को करेंगे,
और बहुत अच्छी तरीके से उनको समझेंगे। ठीक है साथियों, और आज इसके कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया है, और इसके जो कॉन्सेप्ट है वो ग्राफी माध्यम से था, जो वो हमने समझ लिया है। इसके बाद में जो बीजगणितीय विधि है, बीजगणितीय विधि से हम अगेला करेंगे। उनकी जो बीजगणितीय विधि है उसको 3 तरीके से निकाला जाता है, जैसे प्रतिस्थापन विधि से इनका हल कैसे करेंगे, और प्रतिस्थापन है, विलोपन है, या ब्रज गुणनखंड विधि है, उनसे कैसे आंसर को किया जाता है। ठीक है साथियों, तो आज हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि समझ लिया है, और इससे इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कल हम बनाएंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है साथियों, तो आज इस क्लास को यहीं रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है साथियों, और तब तक के लिए सभी भाई बहनों के लिए नमस्कार साथियों।